हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया है, यानी कि वो हमारा बेसिक क्लास था। आप जाकर के उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक इसका क्लियर हो जाए। आवेश क्या है, आवेश कहां से उत्पन्न होता है, आवेश का क्वांटाइजेशन यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आप जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। आवेशन किस प्रकार से होता है, घर्षण आवेशन क्या होता है, और प्रेरण आवेश क्या होता है, चालन आवेशन क्या होता है, और जैसे आवेश का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, वो सारा कुछ मैंने पढ़ा है। आप जाकर के वहां पर देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक क्लास को देखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपको बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जाकर के देख लीजिए। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है। आज लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे हम कूलोम का नियम और कूलोम के सदस्य नियम, यानी कूलोम का नियम का सदस्य रूप, कूलोम के नियम का सदस्य रूप हम यहाँ पर देखेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलोम्स लॉ की। ठीक है नी, उसको भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, कूलोम का नियम बेशक नहीं आए, परंतु कूलोम के नियम का वेक्टर रूप, यानी कि कूलोम के नियम का सदस्य रूप पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपका ये 3 अंक में आता है। ठीक, कितने में आता है? 3 अंक में पूछ लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बड़े शानदार तरीका से आपको ये टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, नहीं कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल देखिए, फुल वॉच कीजिए, एक एक पॉइंट को आप नोटिस करते चलिए और उसको याद भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए याद करते चलना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार कीजिए। ठीक है, नहीं क्योंकि जब ज्यादा हो जाता है तो फिर तैयार नहीं हो पाता है बाद में जाकर, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, अभी जो पेपर हुए थे आपके, देखा था आपने बोर्ड के जो पेपर हुए थे, उसमें फिजिक्स का जो पेपर हुआ था, केमिस्ट्री के बस एक दिन बाद पेपर हुआ था फिजिक्स का। ये गैप कितना था, यानी कि 25 में केमिस्ट्री का पेपर हुआ और 26 के बाद 27 को फिजिक्स का पेपर हुआ। तो गैप ज्यादा नहीं मिलता है। तो आप सोचो कि हम बाद में तैयार कर लेंगे, ये ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप अभी से तैयारी कीजिए, अभी से सारे टॉपिकों को पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। हम यहाँ बात करने वाले थे यानी कि कूलोम के नियम की। जैसा कि हमने बेसिक क्लास में सारा कुछ पढ़ा दिया है, बेसिक क्लास में आवेश के बारे में फुल जानकारी आपको दे दी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कूलोम का नियम, ठीक है, और उसका सदस्य रूप, वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इससे कितने का आता है? 3 अंक का प्रश्न आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे मैं बताऊं उस प्रकार से तैयार करते जाना है। गारंटी के साथ कहता हूं कि इस टॉपिक को इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको इस क्लास में ही तैयार हो जाए। ठीक है, नहीं दोनों ही, यानी कि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, जब वेक्टर रूप यहां पर पढ़ते हैं ना, तो वहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा एक तरह से जटिल प्रोसेस है, एक तरह से हम वहां पर देखें, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन नहीं है इतनी, परंतु ज्यादा लिखना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है, वेक्टर राशियों के बारे में वगैरह थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, और जो कि आपने 11th में पढ़ा नहीं है। 11th क्लास में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है और जिसने पढ़ा होगा उसको तो अच्छी तरह समझ में आएगा, परंतु जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, आज की इस वीडियो में आपको ये दोनों ही टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन चल रहा था हमारा 2026 और 27 के लिए। ठीक है, नहीं और हम यहाँ पर 26 से 27 तक यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं फिजिक्स की, और जो कि पूरी कंप्लीट होगी, 1 शॉट के साथ होगी, न्यूमेरिकल वगैरह सारे कुछ कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कूलोम के नियम की। पहले हम सिंपल कूलोम का नियम पढ़ेंगे, पहले कूलोम का नियम कहता क्या है। ठीक है, क्योंकि कूलोम का नियम अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद सदस्य रूप तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो समझिए कूलोम कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कूलोम का नियम। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कूलोम्स का नियम, तो लगाएंगे कूलोम
का नियम, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इसको यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। क्लियर? इंग्लिश में कहते हैं इसे कूलॉम्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट? हेडिंग लगा लीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कूलॉम का नियम। अब कूलॉम कौन थे? कूलॉम एक वैज्ञानिक थे। कौन थे भाई? एक वैज्ञानिक। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम, नाम याद रख लेना। चार्ल्स चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम इनका नाम था, ठीक है नी। और ये जो वैज्ञानिक थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, यानी कि चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम, ठीक है नी। इन्होंने 1785 में अपना एक नियम दिया था। वो किनके संबंध में था भाई? मैंने इससे पहले बेसिक क्लास में पढ़ाया था आपको आवेश के बारे में। यहां पर आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो आवेश होते हैं, यानी कि चार्ज के बारे में बताया, दो प्रकार के चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर कूलॉम ने क्या किया, उन आवेशों के मध्य क्या निकाला भाई? बल का फॉर्मूला निकाला। यानी कि जब आवेश प्रतिकर्षण कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि इसके मध्य में कोई ना कोई बल तो लग रहा है, ठीक है नहीं। तो वो बल क्या है? प्रतिकर्षण बल क्या है और आकर्षण बल क्या है? उस बल का एक फॉर्मूला दिया भाई, उसका मान कितना होगा जब एक कोई आवेश दूसरा आवेश एक दूसरे बल लगा रहा है तो कितना मान होगा, ठीक है नहीं। तो उसको हम यहां पर देखेंगे। यानी कि इनके मध्य जो बल लग रहा है उसके संबंध में चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ने अपना एक नियम दिया, जिसको कूलॉम के नियम से जाना गया। यानी कि दो स्थिर आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया था, ठीक है। उसे कहा गया कूलॉम का नियम, ठीक है। तो यहां पर कूलॉम ने क्या किया था? कौन थे भाई? एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहां के थे भाई? फ्रांस के। यानी कि 1785 में 1785 में क्या दिया था? 1785 में चार्ल्स ऑगस्टीन, कौन नाम था उनका भाई? चार्ल्स ऑगस्टीन ऑगस्टीन चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम, ठीक है। डे कूलॉम ये नाम था भाई इनका। चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ये इनका नाम था। देख, तो यानी कि चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम क्या था इनका भाई? नाम था इनका, ठीक है नी। कहां के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। आपको ध्यान में रखना है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन? चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम, ठीक। इन्होंने दो आवेश रुके हुए थे। और देखिए, अभी हम इनमें जो बात करने वाले फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सेकंड चैप्टर तक हम रुके हुए आवेश की ही बात करेंगे, ठीक है नी। रुके हुए आवेश की हम बात यहां पर करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम जो फर्स्ट जो फिजिक्स है उसके अंदर, यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सेकंड चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सेकंड चैप्टर तक रुके हुए आवेश की ही बात करेंगे। उसके बाद हम गतिमान आवेश की बात करेंगे, जिसमें होगा हमारा वैद्युत धारा वाला चैप्टर। क्या होगा? वैद्युत धारा वाला। तो पहले चैप्टर से लेकर दूसरे चैप्टर तक यहां पर हम बात करेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आता है? कौन सी फिजिक्स के अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युत की। किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युत की, ठीक है नी। स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आता है आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सेकंड चैप्टर तक, ठीक है नी। तो अभी इनका नियम कहता क्या है? 1785 में दिया था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। नाम याद रखना है और इनका सन, ठीक है नी, ताकि आपको पता हो सके यानी कि कौन से वैज्ञानिक थे, कहां के थे, किन्होंने दिया था, ठीक है। वैसे बोर्ड में नहीं लिखा जाता, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझेंगे। यानी कि इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर दो आवेश लिए थे इन्होंने। कितने आवेश लिए? दो आवेशों। इतना बात ध्यान रखना कि जो चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम थे, इन्होंने दो आवेशों के मध्य बल की गणना की। एकल आवेश के लिए यह नियम नहीं लगता है, कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। एकल आवेश पर कौन फल लगाएगा, ठीक है नी।
कोई बल नहीं लगाएगा। अगर बल का अगर अनुमान लगाना है तो एक दूसरे के सापेक्ष होगा ना, यानी कि मान लीजिए इस वाले का अगर बल पता करना है कि ये इससे ज्यादा ताकतवर है या नहीं, तो आप हम क्या करेंगे, आपस में इनको बढ़ाएंगे, है नहीं। तो ऐसे ही कोई पहलवान होता है, अगर दो पहलवान हैं तो दोनों पहलवानों का बल आजमाने के लिए उनको लड़ाया जाएगा आपस में, ठीक है नहीं। तभी तो पता पड़ेगा कि सिंगल को कैसे कहते हैं। कोई सिंगल इंसान है और बलवान है तो उसको बलवान नहीं कहेंगे, यानी कि वो कितना शक्तिशाली है वो कैसे पता पड़ेगा। तो उसके बराबर का ही कोई दूसरा हो, वो लड़े उससे, तब हम पहचानेंगे ना कितना है इसके बीच में, मतलब कितना बल लग रहा है इनके बीच में। तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा कि ऐसे यहां पर इन्होंने दो आवेश लिए। कितने आवेश लिए भाई, दो आवेश लिए। तो समझिए सबसे पहला आवेश ये है, ठीक है नहीं। सबसे पहला आवेश, सबसे पहले आवेश को हमने यहां पर लिया, इसे नाम देते Q1, ठीक। इसके बाद कुछ दूरी पर इन्होंने एक और आवेश लिया, ठीक है नहीं, जिसे हम नाम देते हैं Q2, ठीक है नहीं। दूसरा आवेश यहां पर लिया इन्होंने, ठीक। इस प्रकार से ये दूसरा आवेश है। अब देखिए यहां पर अगर चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही प्लस के होंगे, ये भी प्लस का ही है। कितनी दूरी पर लिया था ये वाला आवेश, ये R दूरी पर इन्होंने आवेश को लिया, क्लियर। इतना, ये दो आवेश है। अब इनके मध्य एक बल लगेगा भाई, क्या लगेगा, बल लगेगा। अब ये बल इस पे लगाएगा, ये बल इस पे लगाएगा, तो इनके मध्य में क्या होगा भाई, बल होगा। तो उस बल की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ने क्या बताया था, अपने नियम से ये बताया कि यहां पर ये दो आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो आवेश इन Q1 और Q2, ये दो आवेश जो आपको दिखाई दे रहे हैं दूसरे बल लगा रहे हैं। और इस पे बल दो तरीके का हो सकता है। अगर ये समान आवेश हैं तो इसका मतलब ये प्रतिकर्षण करेंगे, तो यहां प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है नहीं। यहीं पर क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षण बल होगा। तो ये जो बल लग रहा है ना, प्रतिकर्षण आकर्षण बल, ये बल किस पर निर्भर करता है, इन दोनों आवेशों का गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कहने का मतलब Q1 Q2 का गुणा, ठीक है नहीं, गुणनफल की समानुपाती। देखिए समानुपाती का मतलब ये है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब ये होता है। तो ये जो इनके मध्य में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स जो है, मुझे मान लीजिए मैं फोर्स हूं, यहां पर लगने वाला फोर्स मैं हूं, तो मैं किसके बराबर होऊंगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होऊंगा, ठीक है नहीं। तो ये पहला इनका नियम ये कहता है कि यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि बराबर, ठीक है नहीं। एक तरह से बराबर का मतलब समानुपाती होता है, ठीक। तो समानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि यानी कि जो F जो होता है, F जो होता है वो F समानुपाती होता है भैया Q1 इंटू Q2 के, ठीक है नहीं। ये समानुपाती होता है। जब इनका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं, बल बढ़ेगा। जैसी ऐसी बात है, अगर Q1 का मान बढ़ा दिया आपने, अगर मान लीजिए पहले 5 कूलम का है और ये भी 5 कूलम का है, तो भाई बल कुछ लगेगा यहां पर, तो 5 कूलम के बराबर लगेगा। परंतु अगर यही मान लो 10 कर दूं, इसे 12 कर दूं, तो भाई बल ज्यादा लगेगा, लगेगा बल। तो इसी प्रकार से गुणा कर देंगे इसका, तो समानुपाती होता है। इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, अभी इसकी थ्योरी में लिखवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो यहां पर देखो, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तो यहां से हमें पता पड़ा कि पहला नियम तो इनका यही कहता है, इन्होंने बताया इन दोनों आवेशों गुणनफल कर दो, वो उसके समानुपाती होता है बल के, ठीक। दूसरी बात, अब यही बल जो है ना, अब इस पे भी डिपेंड करता है दूरी पर। भाई डिपेंड तो करेगा, दूरी बढ़ा दोगे तो भैया काम नहीं करेगा बल, है ना। दूरी बढ़ा देंगे तो बल काम नहीं करेगा। दूर से चिल्लाने से क्या होता है, यानी कोई दूर से भौंक रहा है तो उसके बल का क्या अनुभव लगाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पर तुमने देखा होगा कि दूर से ही होता है, ईंट फेंका फेंकी होती है, यानी कि ईंटों को फेंका, पत्थर को फेंकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, सब दूर से फेंकते हैं ना, तो वहां से कोई मतलब नहीं है। लठ लेके आओ, सीधा क्या करो, मतलब सिर पे मारो आकर के, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से, तो यानी कि जो एकदम लेके आओगे तो एकदम तड़ाक होगा एक तरह से, ठीक है नहीं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बल पता पड़ेगा, हाँ कि हाँ यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है नहीं। दूर से चिल्लाने से क्या होता है, ठीक है नहीं, दूर से चिल्ला रहे, दूर से लाख लाख के चिल्ला रहे, तो ये क्या है भाई, दूर से चिल्ला रहे हैं तो वहां पर फोर्स नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है नहीं, बस गाली दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। पर तो ऐसे यहाँ पर अगर इन आवाज को दूर दूर कर दें तो बस आप अपनी अपनी तानाशाही में रहेंगे, अपनी अपनी तानाशाही में, यानी कि मैं ज्यादा हूं कि ये कहेगा मैं ज्यादा हूं, ठीक है नहीं। परंतु ये बल लगा नहीं रहा है, इनके बीच में कोई बल नहीं लग रहा है।
जब पता पड़ेगा, जब पास पास आएंगे, ये इसके हाथ में लट होगा, इसके हाथ में क्या होगा, लट होगा। जब ये आपस में जब मारेंगे ना तब पता पड़ेगा यहाँ पर, समझेगा नहीं कितना बल लग रहा है। ऐसे ये दोनों आवेश जो हैं ये कितनी मतलब दूरी पर होंगे तो भैया बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना, ज्यादा बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कि दूरी को घटा रहे तो बल लग रहा है ना, बल लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसे, तो इन्होंने बताया था कि इनके बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो बल यहां पर लग रहा है वो बल जो होता है ना, इनकी बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग कर दो भाई, वर्ग, वर्ग जानते हो नहीं, स्क्वायर, ठीक है नहीं, वर्ग, ठीक है नहीं, इस इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा, आर आर है तो 1/r, ठीक है नहीं, तो यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये फोर्स, ठीक है नहीं। तो बस यहाँ पर बस ये दूसरी बात इनकी यही थी, तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे यहाँ पर 1/, भैया r स्क्वायर होता है, ये इनका था भैया दूसरा। नहीं समझ आएगा, समझ में आ गया भाई, हो गया, बस कूलोम का नियम हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस अब तो आपको इनको मिलाना है भाई, ठीक है नहीं। तो देखिए आप करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट आपको दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को मिला दीजिए, सम्मिलित कर दीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित, सम्मिलित करने पर, करने पर, अब सम्मिलित करिए भाई, सम्मिलित करेंगे तो कि एफ एफ सेम है ना, तो एक तरफ ले लेंगे एफ, प्रोपोर्शनल है तो लगा दीजिए Q1 इंटू Q2, तो Q1 अब इंटू बटा लगाइए, यहां बटा दीजिए, Q बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे R है तो R उसकी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अभी यहाँ प्रोपोर्शनल है भाई, अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ये अपने भाई को भेज देगा, यानी कि ये अपना एक भाई भेजेगा, क्यों, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो भैया ये कुछ ना कुछ भेजेगा, कुछ ना कुछ तो बना के भेजेगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, एक नियतांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक भाई नियतांक। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसमें बोलेंगे एफ बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है नहीं, स्क्वायर। तो ये हो गया। आप यहां पर देखिए ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब कहेंगे ये के क्या भैया, यहां पर के, जहां हम कह सकते हैं कि यहां यहां जो के है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, यानी कि ये वो है जो लड़ाई में बीच में आते हैं बचाने के लिए, ठीक है नहीं, ऐसे ही। तो ये भैया बीच में आए थे तो ये वो है, ठीक है, इनके बीच में बिचौलिया है, एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर के जो है आपको कांस्टेंट है, ये नियतांक है, क्या है इसका नाम, नियतांक, नियतांक है भाई, ये क्या है, नियतांक, क्लियर। अब इनका भी कुछ वैल्यू होगा भाई, इनका भी कुछ मान होगा ना, जो बचाने के लिए है, ऐसा तो है नहीं कि वो भी लट चलाएगा कि नहीं, वो तो खाली बचाएगा। तो जितना लगाएगा कांस्टेंट चीज है एक तरह से, तो कह सकते हैं के की जो वैल्यू होती है ना, यहाँ पर के की वैल्यू वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इनकी ये वैल्यू होती है, मतलब संक्षेप में इसका मान जो होता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है नहीं। और इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक होता है, ठीक है नहीं, ऐसा लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, याद कर लेना है वैल्यू को। तो और वैसे तो पेपर के पीछे ही आता है भाई ये, ठीक है नहीं, ये बिचौलिया भाई साहब पीछे आते हैं पेपर के, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर लगाइए तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो डेट इज फॉर्मूला भैया, ये हो गया आपका फॉर्मूला, कूलॉम के नियम का फॉर्मूला हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई। अगर इसको आपको आंकिक रूप में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू रख दीजिए भाई तो ये हो जाएगा एफ बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर Q1 Q2 वट्टे में R स्क्वायर, तो आंकिक रूप में इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया आपका कूलॉम का भाई नियम, क्या हो गया, कूलॉम का नियम। अभी ये परिमाण है, केवल बल का परिमाण है, सदिश रूप नहीं है। अच्छा, इसका मात्रक भी होता है, क्या होता है भैया, न्यूटन, न्यूटन यानी कि न्यूटन, ठीक है नहीं, ये इसका
मान है, बल का फॉर्मूला किसने दिया, F बराबर m, न्यूटन ने दिया था, इसलिए वहीं से निकल गया न्यूटन। ये एसआई पद्धति का मात्र होता है न्यूटन। क्लियर? तो F बराबर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाली। अच्छा, तो ये इतना है कूलॉम का नियम। बस अब तो थ्योरेटिकल रह गया लिखने के लिए, सो अब वहां पर लिख लेना भाई। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे भाई? कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम होता है। बस, तो हो गया कूलॉम का नियम। चलिए मैं यहां पर लिख दूं, उसको आप नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिए। यानी कि क्या है, कूलॉम वही चीज है जो मैंने अभी बताया था आपको। कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या हम कह सकते प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं, चलिए ले लीजिए। यहां पर अब देखिए कूलॉम के नियम की कुछ सीमाएं होती है कि ये नियम कहां कहां लगता है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कूलॉम का सदिश रूप। ठीक है, नहीं क्या देखेंगे? सदिश रूप देंगे। इस फॉर्मूला को पता होना चाहिए। तो यानी कि पहले हम देखेंगे सीमाएं। तो सीमाएं क्या है इसकी? देखिए सिंपल सीमाएं हैं कि यानी कि ये जो नियम है वो केवल एकल आवेश के लिए लागू नहीं है, अकेले आवेश के लिए नहीं लगता है। ये केवल दो आवेश हो या दो से अधिक आवेश हो तभी लगेगा। ठीक है नहीं? तो एकल आवेश के लिए नियम नहीं लगता है। दूसरा दूसरा ये होता है कि यानी कि ये जो बल है ना, ये बल क्या होता है, जैसे मान लो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है, ये कब काम करता है? अधिक दूरी पे काम नहीं करता है, पहली बात तो। और 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर भी एक बल काम नहीं करता है। अगर ज्यादा दूरी कम हो जाएगी और मान ली पहलवान से पहलवान चिपक जाएंगे, भाई बिल्कुल नहीं चिपक जाएंगे तो कहाँ लड़ेंगे? ठीक है नहीं, लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ये आपस में मान लो चिपक जाएंगे, बहुत ही कम दूरी है, इनकी एक सीमा है कि बहुत कम दूरी है। ठीक है नहीं, थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए लड़ने के लिए। ठीक है, तो तहां पर मतलब लठिया घूम जाए तुम्हारी, है ना, वैसे ही। तो यहां पर ये आवेश है और ये आवेश यहां पर आएगा, तो मान लीजिए इनके बीच में गैप कम हो जाएगा। जिनकी एक सीमा है उस सीमा से कम हो जाएगा। वो कितनी सीमा है? वो सीमा है भैया कितनी? 10 की पावर -15 मीटर से अगर कम वैल्यू हो जाती है, इनके बीच की दूरी मतलब कम हो जाए, इससे भी कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बल ये काम नहीं करेगा। क्लियर? तो ये इसके क्या होते हैं? ये इसके होते हैं क्या? सीमा होती है इसकी। ये कूलॉम के नियम की सीमाएं पूछ लेता है कि कूलॉम का सदिश रूप क्या है, तो इसकी सीमाएं भी बताइए। ऐसे तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सदिश रूप पूछेगा। ठीक है, 3 नंबर में आएगा। अगर आ गया ये भी, तो अगर आ जाइए तो इसको तैयार कर लेना। तैयार तो हो ही गया है ना, अब क्या करना है? तैयार तो हो ही गया है। ठीक है, तो आपको लिखना है। चलिए मैं सीमाओं को भी लिख देता हूं, जो इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, उनको भी कॉपी कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं इसकी सीमाएं। थोड़ा सा गैप किया था यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। चलिए सबसे आप पहले देखेंगे इसकी सीमाएं। तो कूलॉम के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सीमाएं लिखता हूं, आप लिख लेना सीमाएं। ठीक है नहीं, किसकी? भैया कूलॉम के नियम की बात चल रही है, नहीं खाली सीमाएं लिख दो। ठीक है नहीं, तो कूलॉम के नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है इसकी? फर्स्ट सीमा अगर इसकी बात करेंगे भाई, तो ये है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही काम करता है। बिंदु आवेश के लिए काम करता है, बिंदु आवेश के लिए। यानी यह केवल एकल आवेश के लिए नहीं, ये दो बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। तो यह नियम कह सकते हैं, यह नियम दो या दो से अधिक अधिक बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है,
यह नियम दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी कि दो या दो से अधिक पर लग सकता है। जैसे मान लीजिए एक इस पे लग रहा है तो इस पे भी लग सकता है, यानी कि ये दो या दो से अधिक पर लग सकता है, या दो या दो से अधिक जो आवेश है वो भी एक ही आवेश पे बल लगा सकते हैं, ठीक है नी, इस पे। तो ये इसका है। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा ये है, क्या है दूसरा ये है इसका कि यह नियम स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। यह नियम स्थिर आवेश के लिए सत्य है, लेकिन गतिमान आवेशों के लिए सत्य नहीं है। क्लियर? अगर आवेश गति करेंगे तो भाई नहीं लगेगा, ये स्थिर के लिए है केवल, मैं पहले बता चुका हूं कि ये स्थिर आवेश के लिए है। चलिए इसका अब हम बात करेंगे तीसरा देखिए, तीसरा इसका, यह नियम अधिक दूरी पर नहीं लगता है। अधिक दूरियों तथा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। क्लियर? तो ये इसकी सीमाएं होती हैं। ये जो नियम है दो से अधिक आवेशों पर लग सकता है, ठीक है नी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आवेश है, ये जो नियम है वो एक स्थिर आवेश के लिए लग सकता है, गतिमान आवेश के लिए नहीं, ठीक है नी। और यह नियम अधिक दूरियों या हम कह सकते हैं 10 की माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है इसकी सीमाएं और कूलोम का नियम। अब चलिए अब हम देखते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है कूलोम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्स लॉ, ठीक है नी। चलिए तो चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको अवश्य तैयार करना है। यानी कूलोम के नियम का सदिश रूप आपका 3 अंक का बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है नी। तो कूलोम के नियम का सदिश रूप का मतलब क्या है? देखिए सदिश का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सदिश जो राशि होती है, कोई भी एक राशि है अगर सदिश है तो सदिश राशि की एक खासियत होती है, कोई सदिश राशि है, मान लीजिए सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या क्या होता है? परिमाण भी होता है, और साथ साथ में दिशा होती है, उसके साथ क्या होती है भाई? दिशा भी होती है, ठीक है नी। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तब वो कहलाती है सदिश राशि। ये 11 का टॉपिक है, यानी कि सदिश और अदिश राशियां, ठीक है नी। अदिश राशियों में डायरेक्शन नहीं होती है, अब जिसमें डायरेक्शन हो, दिशा हो, वो एक सदिश राशि मानी जाएगी। जैसे वेग हो गया, वेग वेलोसिटी, ठीक है नी। एक्सलेरेशन यानी कि त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन होता है। विस्थापन में भी क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। परंतु विस्थापन होगा तो भैया उसकी परिमाण भी तो होगा ना, परिमाण यानी वैल्यू, अंक, ठीक है नी, मान, ठीक है नी, वैल्यू। जैसे 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ठीक है नी। 7 मीटर किधर किस डायरेक्शन है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तो वो एक डायरेक्शन हो गई, ठीक है नी। तो इसलिए तो सदिश राशियों में ये चीज देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? यहां तक क्लियर समझ में आया? अब देखिए यहां पर आपको देखना होगा कि यानी कूलोम के नियम का सदिश रूप की हम बात कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म के हम बारे में बात करेंगे। बल एक कैसी राशि भाई? सदिश राशि है। बल कैसी राशि? सदिश राशि। तो वहां पर अभी हमने देखा, वहां पर हमने कहीं पर भी वेक्टर नहीं लगाया। अगर वेक्टर आप लगा दोगे तो कोई बात नहीं, परंतु वेक्टर हमने वहां पर नहीं लगाया क्योंकि वो एक परिमाण था, केवल वैल्यू थी केवल वहां पर वो। अब हम यहां देखेंगे असली फॉर्मूला क्या भैया, सदिश रूप का फॉर्मूला क्या होता है।
सदिश रूप का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो समझिए, मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश थे, दो आवेश ले लेते हैं। तो माना हमारे पास दो आवेश है, देखिए एक आवेश ये है, इससे हम नाम देते हैं भैया Q1, क्लियर। और हमारा एक आवेश ये है, ये इसको हम नाम देते हैं Q2 आवेश, क्लियर। दोनों ही प्लस के आवेश हैं, ठीक है, ये भी प्लस है भाई और ये भी प्लस ही है। अब देखिए करते क्या है, हम इन दोनों का स्थिति सदिश देखेंगे। अच्छा, स्थिति सदिश क्या होता है, यानी कि ऐसा सदिश जो किसी भी मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति को बताता है या कण की स्थिति को बताए, उसे बोलते हैं स्थिति सदिश, क्लियर। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोला जाता है, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो यहां हमें बनाना होगा, तो क्या करेंगे, हम यहां पर एक ग्राफ लेंगे, यानी कि कार्तिकी तल आपने पढ़ा होगा, यानी कि यहां पर हम एक ग्राफ यहां पर लेंगे। तो यहां पर हम एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, जिसे हम कार्तिकी ग्राफ यानी कि हम कह सकते हैं यानी कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर 3D वाला बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3D यहाँ पर देखेंगे, तो यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है नहीं, इस प्रकार से 3D में हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखिए ये 3D में हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे इसको, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है नहीं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है वो हम यहाँ पर देखेंगे कार्तिकी तल के हिसाब से, ठीक है। यानी 3 डायमेंशनल जो भी गतियां होती हैं उनके लिए ये बनाया जाता है ये वाला ग्राफ। यानी कि ये वाला हो गया, देखिए ये हो गया भैया एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा भैया आपका वाई अक्ष, और ये वाला हो जाएगा जेड अक्ष, ठीक है नहीं। एक्स अक्ष होता है तो यहाँ पर आई होता है, और यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है, क्लियर। ये इसका है मूल बिंदु, क्या है भैया, मूल बिंदु है। तो 3D डायग्राम के लिए जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से बनाते हैं, और इस ग्राफ के माध्यम से यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नहीं, निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ है आपका ये, और ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है इसका, ठीक है नहीं। चलिए अब देखिए, इस मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो आवेश हमने लिए हैं इन आवेश की स्थिति का पता लगाएंगे। तो हम यहाँ पर स्थिति सदिश खींचेंगे, तो इससे इस पर खींच दीजिए, तो चलिए ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर खींच दिया। इसके बाद इस पर खींच दीजिए ऐसे करके, तो हमने एक यहाँ पर खींच दिया ग्राफ, मतलब ये जो स्थिति सदिश खींचा है हमने यहाँ पर, ये इसके लिए, तो हमने यहाँ पर स्थिति सदिश खींचा इसके लिए और एक इसके लिए खींचा, यानी कि Q1 और Q2 आवेश के लिए हमने स्थिति सदिश यहाँ से खींचे हैं, मूल बिंदु से खींचे हैं। कहां से खींचे भैया, मूल बिंदु से खींचे हैं। मूल बिंदु O से Q1 का जो हमने यहाँ पर स्थिति सदिश खींचा है वो ये वाला है, तो इसको हम नाम देंगे क्या, R1 वेक्टर, वेक्टर लगाएंगे। इस प्रकार से साइन बनाते हैं, ये वेक्टर का साइन होता है, ठीक है, डायरेक्शन वाले के लिए, ठीक है। तो यहां से इसकी डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो ये होता है R2 वेक्टर, क्लियर, इतना ध्यान रखना है। स्थिति सदिश का मतलब ये है, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये लिया है मैंने, ये यहाँ मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया, यानी ये वाला, तो ये स्थिति सदिश बन गया इसका, ठीक है नहीं, यहाँ पर, और इसका ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इनकी स्थिति को बताने वाला ऐसा वेक्टर हम खींचते हैं, तो ये वेक्टर है, तीर लगाना नहीं भूलना है। तो ये वेक्टर है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, मूल बिंदु से खींचे हैं हमने, ठीक है। तो ये है इसके स्थिति सदिश वेक्टर, ठीक है नहीं, तो यही वेक्टर, ठीक है, क्लियर। तो जब ये हो गए, अब देखिए, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या, कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला, अगर मैं आपसे कहूं Q1 का Q2 के सापेक्ष अगर देखा जाए स्थिति सदिश, तो कैसे होगा, तो इसको इससे मिलाएंगे, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसको मिला देंगे, तो यानी कि इसका ये होगा Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष हम देख रहे हैं, तो Q1 का स्थिति सदिश आएगा भैया ये वाला, तो यहां पर इस प्रकार से हम लगाएंगे इसका निशान तीर का, क्लियर। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब इसको क्या नाम देंगे, हम Q1 का स्थिति सदिश देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर R12, और यहां पर स्थिति सदिश के लिए वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, क्लियर। तीर का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम Q1 का
स्थिति सदिश इस बिंदु से देख रहे हैं, यानी Q2 से देख रहे हैं। जैसे हम यहां पर देख रहे थे ना O से Q1 का, तो ऐसे हमने खींच दिया तीर। ऐसे अगर अब हम देखेंगे यहां से इसका, ठीक है, तो हमने खींच दिया यहां पर। अब आप कहोगे जब तुमने यहां से खींचा है तो इसके लिए भी होना चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ खींचेंगे ना, वो भी खींचेंगे। तो यहां पर देखिए इसके लिए देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ऐसे तीर बनेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो अब देखिए Q1 से Q2 का सदिश, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा R21, यानी कि इस प्रकार से वेक्टर लगा देंगे, ठीक है नहीं। देखो अब यहां लिखते कैसे हैं, R12 212 कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं। हमने Q1 का खींचा था स्थिति सदिश, कहां से, इसके लिए, इसके सापेक्ष। तो Q1 का स्थिति सदिश खींचा तो Q1 पहले आएगा फिर 2 आएगा। Q2 का खींचा तो Q2 पहले आएगा फिर 1 आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको खींचा जाता है। Q1 का खींचा तब आया हमारा Q12, यानी कि ये 2 था इसलिए। अब हम Q2 का स्थिति सदिश खींच रहे हैं Q1 के सापेक्ष, तो आ रहा है हमारा 2 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो भैया स्थिति सदिश तो हमने यहां पर खींच लिया। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या, यहां पर कि यहां पर आपका जो है ना ये R12 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर, इसका अगर मैं परिमाण की बात करूं तो परिमाण ऐसे निकालते हैं वेक्टर का, तो ऐसे डंडा से खींच दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये मोड होता है, मोड, और मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। माइनस की होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है नहीं, या प्लस की होगी वो पॉजिटिव तो रहती ही है। क्लियर। तो इसका अगर मैं आपसे कहूं ये दूरी इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए समान रहेगी, तो इसका मतलब इनका परिमाण भी समान रहेगा। तो इस प्रकार से आप लेंगे तो R21 का वेक्टर भी समान रहेगा, और इसको मैं R मान लूंगा। क्लियर। यहां पर क्या मान ले भैया, R मान लेंगे इसको। परिमाण तो दोनों का सेम रहेगा ना, परिमाण ऐसे निकालते हैं मोड के अंदर। क्लियर। तो इस प्रकार से रहेगा इनके बीच का, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप कहोगे कहीं कहीं पर टीचर क्या करते हैं, इसको किस प्रकार से लिखते हैं पता है, R12 लिखा है ना, R12 लिखा है, तो यहां पर R12 लिखा है, R12 लिखा है ना, इस प्रकार से, तो क्या करते हैं R2 माइनस R1 कर देते हैं, ठीक है नहीं। अगर हमें R21 लिखना है तो R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो यहां पर हो जाता है। तो वो कंफ्यूज करने वाला होता है, खाली तुम इतना ध्यान रखिए। क्लियर। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां तक ये झमेला सब खत्म हो गया है, जो मैंने आपको बताया बस उतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया भैया, सबसे पहले आपको बताया कि जो सदिश राशियां होती है उनमें परिमाण होता है, दिशा भी होती है। क्लियर। अब हम यहाँ पर कूलॉम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं, यानी कि सदिश रूप देखने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, दो आवेशों के लिए होता है, तो दो आवेश हमने ले लिए, एक यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, ये Q1 ये Q2। अब इनका हमें स्थिति सदिश खींचना है भैया, कार्तिकी तल के माध्यम से हम यहाँ पर खींचेंगे, ये ग्राफ के माध्यम से, ठीक है नहीं। ये एक्स अच्छे, ये वाई अच्छे, ये जेड अच्छे, ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है, और इस ग्राफ के माध्यम से ही हम यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। ये 3D को क्या करता है, दिखाता है। 3D की मतलब जैसे आपने देखा है कमरे का कोना होता है, ऊपर भी होता है, आजू बाजू, यानी इस प्रकार से होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में होता है ना, होता इसी प्रकार से ये भी है। क्लियर। तो हमने यहां से, ये मूल बिंदु होता है, इसे बोलते हैं ये मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से हम खींचना है, तो हम Q1 का स्थिति सदिश देखेंगे, तो यहां से हमने खींचा ऐसे करके एक वेक्टर, तो R1 वेक्टर हो जाएगा, R1 मान लिया हमने, पहले वाला है ना इसलिए R1 वेक्टर। तो सब पे लगाना है जो भी है उसका, ठीक है। चलिए Q2 खींचेंगे तो R2 वेक्टर लगाना है, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। तो हमने स्थिति सदिश खींच लिया। अभी एक जगह और रह गया, कहा, यहां पर देखिए Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश जो आएगा वो आएगा R12 वेक्टर, और Q2 का स्थिति सदिश आएगा R21 वेक्टर। इस प्रकार से यहां से इसके लिए खींचेंगे। तीर का हमेशा ध्यान रखना है, इसका खींचो तो इसकी तरफ तीर, इसका खींचो तो इसकी तरफ तीर, इसका खींचो यहां से तो इसकी तरफ तीर, मतलब तीर का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए चलिए अब देखिए यहां पर इतना होने के बाद अब आपको क्या करना होता है इसका। अब देखिए यहां पर हमने देखा इनका ये वेक्टर रूप है इनका, ठीक है नहीं, परिमाण देखा तो इतना है इनका, ठीक। इनका अगर मैं एकांक सदिश निकालूं, इसका एकांक सदिश, इसका एकांक सदिश, यानी डायरेक्शन। अब जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर R12 ये किसका है, इसका ही तो है, इसका स्थिति सदिश है,
Q2 के सापेक्ष। अब मैं कहूं आप इसका एकांक सदिश क्या होगा, तो अगर इसका एकांक सदिश देखोगे यानी कि R12 वेक्टर का एकांक सदिश, क्या एकांक, एकांक सदिश, एकांक सदिश इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया R12, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, केवल इसी के ऊपर कैप। एकांक सदिश का मतलब होता है वो दिशा बताने का काम करेगा, भाई किसकी डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा, परिमाण के साथ ऐसे करके लिख देंगे, परिमाण के साथ लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रूप क्या होगा पता है, परिमाण क्या होता है भाई, ये है परिमाण, ये है परिमाण R1, ये यहाँ पर दिया है ना R वेक्टर 1 2 दिया ना, दिया, तो इसका मैं अगर परिमाण लिखेंगे तो परिमाण के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बोर्ड के अंदर R12 कैप और यहाँ R12 का कैप लगा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, इसका परिमाण ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो परिमाण के साथ लेंगे, ये वेक्टर को इस प्रकार से दिखाते हैं। ऐसे अगर आपसे कहा है इसका निकालिए, तो इसका देखोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर का अगर बात करेंगे एकांक सदिश, एकांक, एकांक सदिश, एकांक सदिश इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा R21 कैप लगा देंगे, केवल कैप यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है नहीं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा इसका परिमाण R21 वेक्टर और यहां बढ़ जाएगा R21 कैप, इस प्रकार से। वैसे तो इसका कोई जरूरत है नहीं हमको, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको भैया ऐसे लिखा जाता है, इसके परिमाण को ऐसे लिखते हैं, इसके हम अगर लिखेंगे मतलब सदिश राशि को इसको व्यक्त करेंगे परिमाण के साथ और दिशा के साथ, तो ऐसे लिखेंगे, तो एकांक सदिश केवल दिशा बताने का काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो परिमाण के साथ जोड़ दिया, इसका मतलब ये परिमाण है, बोर्ड के अंदर है तो इसका मतलब परिमाण है वो R है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे R लिख सकते हो, यहाँ पे भी R लिख सकते हो, यहाँ पे भी R लिख सकते हो, तो यानी कि यहाँ R लिख सकते हैं, क्लियर हो गया, बस इतना ही होता है। चलिए अब मैं जो कुछ यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिख ले, चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना, लिखेंगे माना, माना, माना Q1 व Q2 दो आवेश, आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई, बीच दूरी परिमाण वाली लेंगे R, ठीक है नहीं, दूरी R है, तब तब हम यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, बल निकालेंगे भाई, तो बल निकालेंगे उससे पहले आपको जो कुछ भी इसमें लिखा है वो लिखना है। सबसे पहले आप क्या, आपने क्या किया, सबसे पहले तब निम्न गणना, आप यहां पर लिख देंगे निम्न गणना से, निम्न गणना से, अब निम्न गणना से अगर आप यहां पर देखोगे तो जो कुछ भी अब यहां पर लिखा है हमने, जो हमें यहाँ पे बताया बस वही लिखना है। पहले हम देखेंगे Q1 का इस सदिश क्या है, R1 वेक्टर, तो यहां पर इसको लिखेंगे, ये R1 वेक्टर क्या है भैया, R1 वेक्टर ये है Q1 का स्थित सदिश, स्थित सदिश, सदिश है, क्लियर, और R2 क्या है, ये भी, ये Q2 का स्थित सदिश है, स्थित सदिश, सदिश है, ठीक है नहीं। इसके बाद ये तो हो गया, इसी सदिश कहां से, मूल बिंदु से है, आप देख सकते हैं मूल बिंदु से खींचा गया है, इसी सदिश है। चलिए अब हम देखते हैं Q1 का जो इस सदिश है वो Q2 के सापेक्ष है, इसका मतलब जो R12 जो है आपका, R12 जो वेक्टर है वो क्या है, आवेश, आवेश Q1 का स्थित सदिश, स्थित सदिश, स्थिर सदिश आवेश, आवेश Q2 के
सापेक्ष। क्लियर, इस प्रकार से। और यहां पर आप देखेंगे R21 वेक्टर जो है वो क्या है, आवेश Q2 का स्थित सदिश, स्थित सदिश आवेश Q1, किसका, Q1 के सापेक्ष। क्लियर, जो चीज यहां पर थी वही चीज हमने लिखा है, मैंने बताया ना थोड़ा सा लिखने का है, बस जैसे मैंने बताया समझाया बस वैसे आपको लिखना है। पहले आपको स्थिति सदिश खींचना है इनका, तो Q1 का स्थिति सदिश मैंने खींचा, तो R1 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश, और R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश। फिर यहां पर हम इनके सापेक्ष में खींच लेंगे एक दूसरे के, तो यहां पर R12 आवेश Q1 का सदिश आवेश Q2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका है Q1 का सदिश है तो Q1 पहले आएगा फिर 2 बाद में आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही 2 वाला है आवेश Q2 का सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। क्लियर, यहां तक हो गया। चलिए अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो आपने लिखा है ये R12 ये सब चीज आपका लिखा हुआ है, उसे आप यहां पे लिख सकते हैं। जो मैंने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, R12 एकांक सदिश, ये R12 का जो वेक्टर है इसका एकांक सदिश हो जाएगा R12 कैप, ठीक है नी, इस प्रकार से यही चीज है यहां पर लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसका एकांक सदिश, यानी कि R12 वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है इसका एकांक सदिश क्या होगा, ये किसका स्थिति सदिश है, Q1 का है, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो R12 का एकांक सदिश देखेंगे डायरेक्शन का, डायरेक्शन कहां है, यानी कि Q2 से Q1 की ओर है, तो एकांक इसे कैसे दिखाएंगे, इसी वाले को एकांक सदिश के रूप में कैसे दिखाएंगे, R12 कैप के रूप में दिखाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप क्या, वही चीज कि R12 वेक्टर का एकांक सदिश, क्या भाई, एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा R12 कैप लगा देंगे केवल, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका देखेंगे R21 का एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R21 कैप हो जाएगा, बस हो गया। आप कुछ नहीं करना है, इतना आपको लिखना होगा। अब तो केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बल ज्ञात करना है, कूलोम का नियम लगाना है, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है नहीं। अब सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, क्या बल की डायरेक्शन देखेंगे, तो बल की डायरेक्शन और देख लीजिए, क्या अगर आप देखें Q1 पर जो बल है वो Q2 कैसे लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, नहीं भाई ये प्लस है, यही प्लस है, तो धक्का लगाएगा ऐसे करके, तो इसका मतलब यह कि यहां पर जो बल लगेगा भाई वो उसी डायरेक्शन ऐसे करके होगी, इस प्रकार से ऐसे डायरेक्शन होगी बल की, जिसे हम बोलेंगे, यानी Q1 पर बल लग रहा है यानी कि Q2 के सापेक्ष, तो यानी हम कह सकते हैं F12 जो फोर्स लग रहा है वो इस प्रकार से होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, यानी इसे बोलेंगे F21 वेक्टर। क्लियर, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ऐसे करके फोर्स लगेंगे। क्लियर, डायरेक्शन बल की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इन्हीं बल को लगाने वाले हैं। ठीक, इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको लगाना है कूलोम का नियम। यहां पर क्या लगाना है, कूलोम के नियम से हम बल ज्ञात करेंगे, कूलोम के नियम से। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए भाई। अब मैं इसको यहां से हटाने वाला हूं, क्योंकि भाई नीचे गैप नहीं है इतना, ठीक है। चलिए अब चलिए कूलोम का नियम लगाएंगे यहां पर। तो कूलोम के नियम से, कूलोम के नियम से, कूलोम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों पर लगने वाला बल, तो हम पहले देखते हैं इस पे लगने वाला बल Q1 पर Q2 के सापेक्ष बल। तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, अब सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले, ठीक है नी, Q1 Q2 आवेश, Q2 आवेश के द्वारा
Q1 आवेश पर बल अगर देखेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, F12 वेक्टर फॉर्म में है। फॉर्मूला वही है आपका, के लगाएंगे बस यहाँ पर Q1 और Q2 डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे तो, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर दूरी ये वाली लेंगे क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या है ना, तो वही वाला। तो यहाँ पर आर लेंगे तो आर स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पर कैप लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें इनका स्थिति सदिश तो देख लिया था हमने, ठीक है नहीं। अब इसका डायरेक्शन तो बतानी होगी ना, किस डायरेक्शन में है ना, उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, केवल यहाँ पर R12 कैप इस प्रकार से लगाएंगे। क्लियर? R12 कैप हम यहाँ पर लगा देंगे। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका यहाँ पर फर्स्ट समीकरण इसका। अब ऐसे हम लगाएंगे, कूलम का नियम लगा रहे हैं अभी हम यहाँ इसमें। अब लगाएंगे हम Q1 आवेश के द्वारा, Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर बल, Q2 आवेश पर बल। Q1 पर देख लिया इसके द्वारा, अब Q2 पर बल देखेंगे Q1 के द्वारा। तो कितना है वो है आपका F21 वेक्टर बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा, Q1 Q2 रहेगा, वट्टे में दूरी R स्क्वायर रहेगी। बस यहाँ पर जो आएगा डायरेक्शन 21 कैप हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया भैया आपका सेकंड। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण यहाँ पर हो गए। चलिए, तो ये हमारे फोर्स निकल के आए हैं, फोर्स हमने निकाल लिया। अब देखिए यहां पर आप दे सकते हैं कि जो R12 वेक्टर का एकांक सदिश था R1 कैप, ये डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब ये कि इस डायरेक्शन में है, इसकी बल की डायरेक्शन ऐसे है आगे, तो यहां पर आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है नहीं। और इस पर लगने वाला बल की डायरेक्शन ऐसे है, तो इनका जो सदिश है वो बता रहा है कि इनकी दिशा ऐसे है और इसकी दिशा इस प्रकार से है, ठीक है नहीं। तो इसकी जो स्थिति सदिश है इसकी डायरेक्शन कैसे है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे तीर दिखाया जा रहा है, तो ऐसे ही बल लग रहा है, और इसकी इस प्रकार से है, ठीक है। तो ऐसे ही बल लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जो R12 वेक्टर का जो स्थिति सदिश जो था, R12 वेक्टर जो स्थिति सदिश है, इसका एकांक सदिश जो है वो क्या है, R12 कैप है। क्लियर? जिसकी डायरेक्शन ऐसे है। और अगर हम देखें R21 वेक्टर, ये स्थिति सदिश किसका है, ये Q2 का है, जिसके एकांक सदिश की डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो R21 कैप, ये डायरेक्शन दिखाते हैं इसलिए। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। कैसे में विपरीत? तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां कि जो R12 कैप है उसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो R12 कैप जो है वो माइनस लगा देंगे यहाँ पर एक चिन्ह। क्यों माइनस क्यों लगा रहे हैं भाई? डायरेक्शन दिखाने के लिए। माइनस का मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन विपरीत है। क्लियर? चलिए, तो अब इस वैल्यू को अब यहां पर देखिए, अगर मैं R12 या 21 इसकी वैल्यू, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या R21 कैप माइनस का R12 ऐसे यहां पर, यानी कि R12 कैप, परंतु यह माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। किसी एक के साथ आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे ताकि आप पता कर सकें कि ये इसकी डायरेक्शन विपरीत है। क्लियर? तो अब इसका मान उठाकर रखिए। अब R21, अब सेकंड समीकरण, सेकंड में अगर मान रख दूं, समीकरण सेकंड से अगर देखोगे तो R21 कैप की जगह पर मैं ये वाला मान रख दूंगा, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर F21 वेक्टर जो हो जाएगा वो के यहाँ माइनस में हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसकी जगह रख देंगे भाई आप R12 कैप, यहाँ पर माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई अब समीकरण थर्ड। क्लियर हो गया? अब क्या है, अब देखिए इसका मतलब कोई नहीं, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखिए। चलिए अब देखिए ये बल निकला है।
अब आपको करना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। आप देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर R1 कैप होता है। और यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे थर्ड को तो यहाँ के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर R1 2 कैप है, यहाँ पे R1 2 कैप है और सब सेम है, बस यहाँ माइनस है। तो आप एक काम कीजिए, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आप इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो आप एक काम करिए, अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट व थर्ड से समीकरण फर्स्ट मतलब थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो F21 वेक्टर जो था ना वो हो जाएगा माइनस का F12 वेक्टर, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो माइनस में हो गया। अब ये माइनस क्या बताता है बताएं, ये माइनस ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि बल की डायरेक्शन विपरीत है परंतु बल परिमाण में समान है। बल की डायरेक्शन विपरीत है, बल परिमाण में समान है। ये माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं परंतु इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है, विपरीत है। क्लियर। तो ये जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। तो यह नियम आप लिख सकते हैं, यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ पर सूत्र अगर बाई चांस पूछे, सदिश रूप पूछे, कूलॉम के नियम का सदिश रूप का फॉर्मूला पूछे तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि जो F अगर Q1 आवेश के लिखना है, अगर Q1 के लिए कहे तो आपको लिखना है F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब आपको यहां पर कर देना है R12 कैप कर देना है। और अगर आपको Q1 Q2 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसका सदिश रूप बताइए, डायरेक्ट पूछे, तो चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब इसका कोई काम ही नहीं है यहां पर, ठीक है। क्लियर। तो अब देखिए, तो ये हमने निकाल लिया पहले के लिए। आज से अगर आपका कहें इसके लिए बताइए तो R21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R21 कैप हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसके सदिश रूप का फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो ये इसके फॉर्मूला होते हैं। अगर हमें Q1 पर बल निकालना होगा तो इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे और Q2 लगाएंगे तो ये वाला होता है, ठीक है ना। सदिश रूप का फॉर्मूला हम बता रहे हैं। Q1 के लिए सदिश रूप का फॉर्मूला ये वाला होगा, इतना बल लगेगा, और Q2 पर लगा देंगे तो ये वाला निकलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप सही में आ गया होगा। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये Q1 2 जब मैंने देखा, ये दोनों बल जब इस पे लग रहे हैं परिमाण में कैसे हैं, बराबरी तो है, परंतु डायरेक्शन विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पर जो बल लग रहा है वो एक दूसरे, देखो ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है, परंतु परिमाण में दोनों बल बराबर हैं। इस कारण से ये जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालन करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से होता है। तो ये इसके सदिश रूप के वेक्टर फॉर्मूला यहाँ पर आपके होते हैं। वैसे तो आपको इस प्रकार से करने के लिए आता है कि इसका कहता है न्यूटन के कूलॉम के नियम का सदिश रूप बताइए क्या होता है, तो इसी प्रकार से आपको करना होता है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये आपके इसके फॉर्मूला वगैरह हैं, सदिश रूप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो बल लगता है इसके द्वारा इस पे बल और इसके द्वारा इस पे बल जो लग रहा है वो कैसा है, परिमाण में समान है, दिशा विपरीत है, इस कारण से यहाँ माइनस आया है। इसका मतलब यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना आप बल लगाओगे उतना ही बल वो तुम पर लगाएगा, ठीक है। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये होता है इसका सदिश रूप। तो ये होता है आपका सदिश रूप, यानी कि यहां तक है, आप देख सकते हैं ये समीकरण बनाए हैं यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर फिर मैंने आगे थोड़ा सा किया है तो आपका ये कंडीशन यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया वाली। इसलिए यहाँ पर ये जो नियम है वो किसका पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है, यहां से अगर देखेंगे तो। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए समझाने में मुझे यहाँ पर टाइम लगा होगा थोड़ा सा,
ठीक है, जो मैंने इसको आपको समझाया है। थोड़ा सा इसमें वेक्टर वाला कंडीशन है, वेक्टर फैक्टर दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर होता होगा, ठीक है नहीं। और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी है इसका, ठीक है नहीं, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह भी है, समझना होगा। एक बार वीडियो से फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, इसे इग्नोर नहीं करना है, 2-4 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, ठीक है नहीं। और फर्स्ट बुक का पहला ही चैप्टर चल रहा था, जिसके तीसरा लेक्चर है ये। 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक बेसिक वाला और एक मैंने कूलोम वाला पढ़ाया था, यानी कूलोम का नियम क्या होता है और कूलोम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, वो मैंने पढ़ाया था। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, वो पड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर न्यू प्लेलिस्ट की एक लिंक दी गई होगी, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आप वहां से उन वीडियो को देख सकें, ठीक है। अभी 2 वीडियो हुए हैं, ज्यादा वीडियो नहीं हुए हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आज हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, यानी बल रेखाएं कहते हैं इनको, यानी जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और हम यहीं पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है नहीं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इन छोटे छोटे इन 3 टॉपिकों को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बोर्ड में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसकी विमा वगैरह भी निकालना आ सकता है, मात्रक आ सकता है, ठीक है नहीं। तो ये जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 है हमारा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये तीनों के तीनों टॉपिक अपनी भाषा में इनको तैयार करेंगे, ठीक है। किताबी भाषा को तो छोड़ देना है, केवल समझना है बस, और फिर अपनी भाषा में इनको लिखना है और समझना है, ठीक है। किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि ये देखिए, ये न्यू सेशन चल रहा है हमारा, यानी कि 2026 से 27 तक हम यहाँ पर लेक्चर लेंगे, यानी कि पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल के, ठीक है नहीं। पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया है कूलोम के नियम के बारे में पढ़ लिया है, आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया है। कूलोम का नियम यानी कि 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसका सदिश रूप भी देख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी 2 लेक्चर हुए हैं, अब ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आवेश के बारे में, ठीक है, आवेश क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कौन सा, वैद्युत क्षेत्र। क्या लगाएंगे हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग लगाइए वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है नहीं। हेडिंग लगा लेंगे वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने हेडिंग लगा ली होगी। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्र यानी कि एरिया, ठीक है नहीं। फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है नहीं, जो मैदान होता है उसे फील्ड बोलते हैं। तो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात करा, कभी भी ध्यान रखना वैद्युत लिखा हुआ हो तो समझ जाना वो आवेश की बात चल रही है। तो आवेश के क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भाई, आवेश के क्षेत्र की बात कर रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया है कि एक प्लस आवेश मतलब ये है, यानी सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं,
प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कूलॉम ने बता दिया था कि यानी कि इनके मध्य कितना बल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने बता दिया था कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और जो आपके विजातीय होते हैं वो आकर्षण करते हैं, ठीक है। और उनके बीच में बल का जो फॉर्मूला दे दिया वो कूलॉम ने दे दिया। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, यहाँ आवेश की बात चल रही है। तो आवेश जो यहाँ पर वैद्युत का मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। मतलब ये हुआ कि आवेश के चारों ओर कोई, मान लीजिए आपके पास यहाँ आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि चारों ओर, भाई इसकी चारों ओर जो क्षेत्र होगा, कोई ना कोई इसका एरिया डिसाइड होगा ना, होगा, ठीक है नहीं, तो कोई ना कोई इसका एरिया क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो एरिया होगा इस प्रकार से, ये एरिया है इसका, भाई क्या है, भाई इसका एरिया है, ठीक है। और इस एरिया में अगर कोई भी अन्य आवेश आएगा, मान लीजिए इसी का भाई आ गया यहां से, ये मान लीजिए ये है इसका P प्लस सॉरी Q मान लीजिए कोई भी आवेश, ये प्लस आवेश है और इसी का भाई सेम टू सेम यहां पर आ रहा है भाई। तो जब ये यहां पर आएगा तो इस पर एक बल का अनुभव होगा। यहां पर ये जब ये प्लस आवेश को यहां पर लेके आएंगे, यानी कि इसी के भाई को, यानी कि इसी के जैसे को हम यहां पर लेके आएंगे या इससे अलग, ठीक है नहीं, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो यहां पर जब इस प्लस आवेश को लाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो ये आवेश प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या होगा, ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए यहां पर अगर माइनस वाला लेके आते, तो अगर माइनस वाला अगर यहां पर लेके आते तो भैया आकर्षण होता, ठीक है, क्या होता, आकर्षण होता, ठीक है। अगर ये आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, ये आएगा तो आकर्षण होगा। तो यहां हो क्या रहा है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन जो यहां से निकल के आएगी ना, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, वो यहीं से निकल के आएगी। कैसे, इसकी डेफिनेशन ये होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, क्या करता है, बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बड़ा सिंपल सी इसकी परिभाषा है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, ये डेफिनेशन है इसकी बस। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, ठीक है नहीं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं भाई, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, माइनस होगा तो आकर्षण करेगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, किसी आवेश के, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका की परिभाषा लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखिए, किसी आवेश के, किसी किसी आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर अपने अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को
इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगी भैया इसकी डेफिनेशन। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बस सिंपल सी ये परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने जो बताया है बस इतना ही होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह होती है। चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उनको हम देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हीं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है नी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है नी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इन्हीं को बल रेखाएं बोलते हैं फोर्थ लाइन। ठीक है नी, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर रहा था। ठीक है नी, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए उस क्षेत्र में जो रेखाएं होंगी भाई, वहां पर देखिए जो रेखाएं होंगी, देखो दिखाई तो देती नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। क्या बोलेंगे? काल्पनिक रेखाएं। वास्तविक नहीं होती हैं परंतु काल्पनिक रेखाएं होती हैं। परंतु यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वास्तविक होता है उस आवेश के लिए। ठीक है नी, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन कहती है यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं, खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर खींचा गया स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे सबसे पहले, परिभाषा। ठीक है, पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण भी बताइए, प्रॉपर्टीज भी बताइए। ठीक है नी, चलिए तो लिखेंगे किसी आवेश किसी किसी आवेश किसी आवेश के चारों ओर खींची किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार की काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या है
किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं, खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस प्रकार की काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझिए किस प्रकार से, यानी कोई एक आवेश है, कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वो किन के कारण होता है, तो उसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी किसी आवेश के चारों ओर खींची गई जो वक्राकार रेखाएं होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहां बात करें एकल आवेश के लिए, अगर एकल आवेश के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर बल रेखाएं एकल आवेश के लिए, तो एकल आवेश के लिए सबसे पहले देखेंगे एकल आवेश। एकल आवेश के लिए सबसे पहले हम यहां पर बल रेखाएं देखेंगे तो किस प्रकार से होंगी। मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू आवेश, इस प्रकार से अगर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो यहां पर जो बल रेखाएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से बाहर। प्लस से मतलब आवेश से स्टार्ट होती हैं और अनंत की ओर जाती है, इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपको बल रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं एकल आवेश के लिए। अब ये धनावेश था, अगर मान लीजिए होता माइनस क्यू आवेश, तो अगर माइनस क्यू आवेश होता तो यहां ये होता। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो जो धनावेश होता है एकल आवेश में कौन कौन आते हैं, जैसे धनावेश और ऋणावेश, तो एकल आवेश में धनावेश भी आता है, ऋणावेश भी आता है। तो धनावेश के लिए बल रेखाएं देखेंगे तो बाहर की तरफ निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी कि बिंदु आवेश से स्टार्ट होंगी, अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से। परंतु यहां पर क्या होगा, अनंत से आएंगी और आवेश बिंदु आवेश के अंदर जाएंगे, यानी कि यहां पर अंदर की ओर होगा, इस प्रकार से। तो इनकी डायरेक्शन होती है भाई इस प्रकार से, ऐसे करके आएंगी। क्लियर, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां बल रेखाएं आपको मिलेंगी, अनंत से आएंगी आवेश की तरफ, माइनस आवेश की तरफ, इस प्रकार से बल रेखाएं होंगी। ठीक है नी, इस प्रकार से। तो यहां बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसी है, यानी कि माइनस की ओर, अपनी ओर खींच रही है बल रेखाएं, इस प्रकार से। तो इसका मतलब यह है कि एकल आवेश के लिए बल रेखाओं का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से बनेगा एकल के लिए। अगर मान लीजिए यही एकल आवेश तो है, परंतु सजातीय आवेश के लिए अगर मैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो किस प्रकार से खींची जाएंगी। तो चलिए पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है नी, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद समझिए इसको। ठीक है नी, हमने यहाँ पर बस इतना बताया है कि आवेश के चारों ओर जो रेखाएं खींची जाती है ना, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब ये रेखाएं जो होती हैं वो वक्राकार होती हैं। कैसी होती हैं, वक्राकार। परंतु आपको यहाँ पर लग रहा है कहीं वक्राकार है, ये वक्राकार यहाँ पर दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पर बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश के लिए अगर देखेंगे तो ये वक्राकार ही होती है। कैसी होती है भाई, वक्राकार होती है। ठीक है, एकल आवेश के लिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक ऐसे सीधी सी रेखाएं इस प्रकार से हैं, परंतु अगर यहाँ जब सजातीय आवेश होते हैं या विजातीय आवेश होते हैं तो ये वक्राकार हो जाती है। चलिए वो भी समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। कहने का मतलब है किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वक्राकार काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस प्रकार की काल्पनिक वक्र रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सजातीय आवेश के लिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सजातीय आवेश के लिए। दूसरा यहां पर हम जो डायग्राम देखेंगे वो किसके लिए, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। अगर हम सजातीय आवेश के लिए अगर इसी डायग्राम को देखें तो सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं, आपका एक तो होता है भैया प्लस, मान लीजिए प्लस प्लस के हों। ठीक है, कैसे हों, प्लस प्लस के आवेश आपके हों तब के लिए। तो आपको पता है कि प्लस से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर कोई दो तीर इसको ऐसे दिखाई देंगे आपको इस प्रकार से, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, कहते हैं यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये टेढ़े हो जाएंगे, थोड़े से कैसे हो जाएंगे भाई, टेढ़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि यहां पर रेखाएं जो निकलती हैं वो इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। क्लियर, जो मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से समझिए केवल।
क्लियर। इस प्रकार से बल रेखाएं आपकी होती हैं। यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं बाहर की तरफ, इसका मतलब यहां से बाहर निकल रही हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। क्योंकि पता है प्लस से बाहर की तरफ निकलती बल रेखाएं यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी, परंतु ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि ये इनका एक गुण होता है भाई, क्योंकि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, अभी इसके हम गुण के बारे में देखेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से बनेगा दो सजातीय आवेशों के लिए। माइनस का होता तो, अगर माइनस का भी होगा ना फिर भी देखिए, अगर मान लीजिए माइनस का है, अगर माइनस का क्यू आवेश है आपका और एक यहाँ पर भी माइनस का क्यू आवेश है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश अंदर की तरफ आएगा, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से होगा, अंदर की तरफ आए चाहे आपका निकले। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे ही बल रेखाएं होंगी, यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगी बल रेखाएं। क्लियर, ऐसे करके ऐसे। तो इसका मतलब यह कि यहां अंदर की तरफ आ रही है इस प्रकार से, तीर का निशान देखिए केवल मैं किस प्रकार से बना रहा हूं। ठीक है नहीं, तो ये अंदर की तरफ आ रही है यानी कि अनंत से, ठीक है, चल के आ रही है इस प्रकार से। क्लियर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक दूसरे को प्रत्याकर्षण करेंगे ना ये यहाँ पर भाई, तो इसका मतलब ये प्रत्याकर्षण करेंगे, तो इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये पहला ए मा चित्र है आपका, ये बी मा है, सजातीय आवेश के लिए दो सजातीय आवेश जब होते हैं तब। क्लियर। अच्छा, अगर विजातीय आवेश हो तो अलग अलग हो तो क्या होगा, किस प्रकार से डायग्राम होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, इससे नोट कर लीजिए, इनको हटा देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश हो। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि पहला अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम तो एक ही बनेगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर डायग्राम तो एक ही बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से हो जाएगा, विजातीय आवेश जो होते हैं आपको पता है कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए एक प्लस का है क्यू, तो दूसरा माइनस का होगा क्यू, तो ये क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं ना, तो क्या देखेंगे कि बल रेखाओं में डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो आपका देखिए ये है आपका प्लस आवेश, ठीक है नहीं, और ये वही आपका यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। क्लियर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बल रेखाएं किस प्रकार से निकलेंगी, आपको पता है कि प्लस से माइनस की ओर निकलेंगी यहाँ पर बल रेखाएं, क्योंकि यहाँ से भैया प्लस से तो बाहर निकलती हैं और माइनस की तरफ अंदर जाती हैं। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं, पास में है, तो यहाँ पर ये आपस में बल रेखाएं मिल जाएंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इस प्रकार से मिल जाएंगी। तो यहाँ से बल रेखा निकलेगी तो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगी, यहाँ से निकलेगी तो इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से फिर निकलेगी बल रेखा तो इस पे जाएगी, इस प्रकार से बल रेखाएं निकलती हैं। क्लियर, ऐसे करके बल रेखाएं निकलती हैं। क्लियर, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से बल रेखाएं यहां पर आपकी निकलती हैं। तो प्लस से निकलेंगे, इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। क्लियर, यहां से बल रेखाएं निकलेंगी भाई, प्लस की तरफ जाएंगी बल रेखाएं, सॉरी माइनस की तरफ, कहां जाएंगी, माइनस की तरफ। तो प्लस तो निकलती है, माइनस की तरफ जाती है, और यहां पर अंदर की ओर दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से तीर बनाना है। क्लियर, इस प्रकार से होगा। तो ये होता है इसका डायग्राम। ये क्या होता है भैया, इसका डायग्राम होता है जब आपके दो विजातीय आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, इसलिए यहां पर देखिए वक्राकार रेखाएं हो गई हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है नहीं, विजातीय आवेश होते हैं तो प्लस से निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये होती है, इसका डायग्राम होते हैं। ठीक है नहीं, आप बना सकते हैं, सजाती के लिए निकलवाए या विजाती के लिए निकलवाए या एकल आवेश के लिए मैं बता दिया है। क्लियर, चलिए अब हम इनके गुण की बात कर लेते हैं। इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। ठीक है नहीं, तो ये किस प्रकार से बिहेवियर करती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, इनके गुणों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसको हटाइए। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गुण के बारे में, यानी कि इनके जो गुण हैं वो क्या है, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज। ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला गुण क्या है इसका, देखिए सबसे पहला गुण सबसे बड़ा सिंपल है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस की ओर। ठीक है नहीं, प्लस से माइनस की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इनका पहला गुण क्या है, मैंने बताया, यानी कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाहित होती हैं। ठीक है नहीं, या मिलती हैं। ठीक है नहीं, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत
बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं धनात्मक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश से निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश पर मिलती हैं, क्लियर। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर मिलती हैं जाकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, ये इसका मतलब ये है कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इनकी दिशा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। दूसरी गुण इसका लिखेंगे, दूसरा गुण क्या है भाई, कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है नहीं, सॉरी, हाँ, क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, अब बंद वक्र का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस था, ठीक है नहीं, और ये माइनस था, इस प्रकार से, तो बल रेखा यहां से निकलेगी इस प्रकार से, प्लस से माइनस इस प्रकार से, और यहां से निकलेगी इस प्रकार से, ऐसे करके। तो डायरेक्शन देखिए ऐसे है, तो ऐसे करके बिल्कुल गोल नहीं बनाती है, ऐसे करके बिल्कुल गोल नहीं बनता है, ऐसे करके नहीं बनता है वक्र, ठीक है नहीं, इस प्रकार से वक्र नहीं बनता है। बंद वक्र कहां हो गया, देखिए यहां से जाएंगे तीर का निशान देखिए, फिर यहां से देखें तो उल्टा हो रहा है ना, इसका मतलब ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तीसरा लिखिए इसका पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, तो आप लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्लियर। यानी कि वैद्युत बल रेखा भैया एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बल रेखा इस प्रकार से है, दूसरी बल रेखा इस प्रकार से है, तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए इस पर जो बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु अगर हम खींचे तो इस बिंदु को मान लेते कोई बिंदु है, एक ही बिंदु पर काट रही है, और जिस बिंदु पर काट रही है वहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचे इस प्रकार से, तो ऐसे मिलेगी, और इस वाले के लिए खींचूं तो इस प्रकार से मुझे स्पर्श रेखा मिलेगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र इसके लिए अलग मिलेगा और इसके लिए मान लीजिए अलग मिलेगा। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र पहली बन रेखा है, तो यानी कि E1, और ये तुम्हारा यहाँ पर E2 है, तो इसका अलग मिल रहा है। तो देखिए एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डबल डायरेक्शन यहाँ पर हो गई है, जो कि ये संभव नहीं है, ठीक है नहीं, जो कि ये संभव नहीं, एक बिंदु पर दो मान कैसे संभव है, मान भी संभव नहीं है और डायरेक्शन भी संभव नहीं है। तो कभी भी ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्लियर। अब चौथा लिखिए, इसका चौथा लिखेंगे, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है नहीं, आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, किसी बिंदु पर खींचा गया किसी
बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है नहीं, बताता है। क्लियर? इस प्रकार से तो ये इसका चौथा पॉइंट है, यानी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु अगर खींचा जाएगा। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक रेखा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है नहीं। इस पर अगर मैं मान लू ये पॉइंट है आपका पहला, मान लो पी है, ये आपका मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आपका क्यू आर है, ये पॉइंट्स मान लिए मैंने इस पर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बताइए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो आप इस पर स्पर्श रेखा खींच दो इस प्रकार से। इस पे बताइए तो ऐसे अगर खींचोगे, इस पे बताइए तो इस प्रकार से खींचोगे, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, ठीक है नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो यहां ऐसे करके है, यहां इस प्रकार से, तो जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है इस बिंदु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्लियर? तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा पर खींचा गया किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, अब कुछ और पॉइंट मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, यहां पर हमने 4 पॉइंट्स इसके देख लिए, पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट ये कहता है जो आवेश होते हैं ना, आवेश से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, तो आवेशों के जो सिरों पर जो बल रेखाएं होती हैं वो सघन रूप में होती हैं। यहां पर सघन रूप में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है नहीं। और सिरों से जो दूर रेखाएं होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल रूप में होता है, यानी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, यानी कि वहां विरल रूप में बल रेखाएं होती हैं, ठीक है नहीं। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं आवेशों आवेशों की सिरों पर सघन रूप में होती हैं, सघन सघन यानी घनी, ठीक है नहीं, सघन रूप में होती है, ठीक है, सघन रूप में होती हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब यानी कि बहुत शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है, परंतु सिरों से दूर बल रेखाएं विरल रूप में होती हैं, विरल यानी कि मतलब दूर दूर होती है, ठीक है नहीं, विरल रूप में होती है, विरल रूप में होती हैं जहां पर यहां वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो कैसा होता है भैया, दुर्बल होता है। वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। क्लियर? तो ये इसका एक पॉइंट्स है, आप इसको भी तैयार करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस आवेश है, तो यहां से बल रेखाएं जब निकलेंगी ना, तो भाई इससे पास होंगी ना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बल रेखाएं सब जो निकलेंगी, जो भी बल रेखा यहाँ से निकलेगी तो इस एरिया में पास है, परंतु आप देखेंगे यहाँ कितना गैप है, यहाँ पर देखिए बहुत कम गैप है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, परंतु यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आपका डबल आवेश भी है ना, मान लीजिए प्लस का आवेश है
और एक माइनस का आवेश है। तो आपको पता है यहाँ से रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं, तो यहाँ पर तो भैया सघन रूप में होती हैं, इस प्रकार से ऐसे निकलती हैं, परंतु यहाँ ऐसे करके दूर होती जाती है, इस प्रकार से ऐसे दूर होती जाती है। तो यहाँ पर देख गैप बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए तो गैप बढ़ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर सघन रूप में होती है बल रेखाएं, यहाँ पर क्या होती है सघन रूप में होती है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, परंतु यहाँ पर देखिए बल रूप में होती है बल रेखा इस वाले एरिया में, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। क्लियर। तो इसका ये पॉइंट है, आपको इसको तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5 पॉइंट काफी हैं, आप इतने पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्लियर, ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी यहां पर पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम यहां पर पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या होती है उसको हम देखेंगे, समझिए। यानी कि जैसे आपका ये आवेश है कोई एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है नहीं, इसके कारण कोई भाई विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, ऐसे तो है विद्युत क्षेत्र, तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की। अगर मान ली यहां तक उसका एरिया है, अगर इस प्रकार से रेखाएं फैली हुई है इस प्रकार से है। मान लेते हैं कोई आवेश हम यहाँ लेके आते हैं एकांक आवेश को, छोटा सा आवेश है परीक्षण आवेश, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं भैया, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। इसका हम प्रयोग करेंगे, परीक्षण आवेश वो होता है जो परीक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, छोटा सा आवेश होता है। जब इसको अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे, इस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, ठीक है नहीं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, तो देखिए ये प्लस है, तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, ये बल का अनुभव करेगा। तो इसका मतलब यह कि एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र जितना बल लगाता है ना, उससे ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी परीक्षण आवेश या एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है नहीं, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है नहीं, क्या कहते हैं सही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, समझिए। परिभाषा तो हम देख ही लेंगे, छोटी सी है, इसको देखिए ई से दिखाते हैं। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाते हैं, तो ये भी इसका वेक्टर फॉर्म होता है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है आपका E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी कि यहाँ पर कोई भी आवेश हो सकता है। परिमाण में लिखेंगे, अगर इसी को हम परिमाण वगैरह में लिखेंगे तो सिंपल आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार देंगे। क्लियर। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है, ये कह रही है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे है ना, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र इस पर फोर्स लगाएगा भाई, ठीक है नहीं, इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा, लिखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। अब इसका देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है, मात्रक से, विमा से, ठीक है, सब कुछ देखेंगे इसका। तो परिभाषा क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश हमें जिसे हम क्यू नॉट मान रहे हैं, ठीक है नहीं, एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने
वाला लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी कि F, लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसे किससे दिखाते हैं? इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है। क्लियर, याद रखना है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना? क्या बताया? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परिचय आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल एफ को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ठीक है नी? इससे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम इसका देखते हैं मात्रक और विमा वगैरह। ठीक है नी? तो इसका मात्रक और विमा क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका देखते हैं भाई मात्रक। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या अभी पढ़ा था, E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्या भाई? ये बल है आपका। क्या है? बल। इसे हम कहते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल, बल कोई भी हो, ठीक है नी? बल तो बल होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है नी? ये होता है भैया आवेश। ये क्या है? आवेश। ये आवेश है। क्लियर? और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका तो निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? तो इसका मात्रक निकल के आएगा, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका मतलब हो गया भाई न्यूटन। न्यूटन वटे में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो ये हो गया कूलॉम। तो मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलॉम, ये इसका मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम। तो न्यूटन को मैं एन बना के लिख देता हूं, ठीक है नी? और इस कूलॉम को सी बना के लिख देता हूं। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी इनवर्स। इस प्रकार से आपका हो जाता है। क्लियर? न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये इसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्लियर स्टूडेंट? इसको तैयार कर लेना है। अगर इसकी हम बात करेंगे बीमा की, किसकी बात करें? बीमा। बीमा क्या होगा भाई? इसका डायमेंशनल। ठीक है नहीं? अगर इसका बीमा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो बल की बीमा क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल की बीमा क्या है। तो यहां पर इसकी बीमा लिखेंगे तो ई की बीमा, ई की बीमा, ई की बीमा क्या होगी? जो बल की बीमा होगी, बल की बीमा वटे क्यू की बीमा, क्यू की बीमा। क्लियर? क्यू की बीमा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको पता है बल की बीमा होती है भाई एम एल टी इनवर्स 2, ये इसकी बल की बीमा होती है। और आवेश की बीमा होती है ए टी, ये इसकी आवेश की बीमा होती है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहां पर बीमा इसकी हो जाएगी, इस ए को ऊपर ले जाओ तो एम रहेगा, एम एल, एक टी और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 2 है ना, एक हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है नी? और यहां पर ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्या निकल आई भाई? ये बीमा निकल के आई। तो ये इसका बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, इसकी बीमा होती है। ठीक है? तो ये समझ में आया? बीमा और मात्रा समझ में आया? चलिए अब देखिए ये कैसी राशि है? ये राशि कैसी है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो राशि की अगर हम बात करेंगे तो ये राशि कैसी है? तो ये राशि है भाई आपकी सदिश, सदिश राशि है, यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है नी? तो ये सदिश राशि है आपकी, सदिश है। कैसी राशि है भाई? सदिश, जिसमें दिशा होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है मात्रक और बीमा वगैरह इसकी। ठीक है नी?
तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है जिससे आप न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये आगे काम भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा डेरिवेशन, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेशन वगैरह है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाता है, मात्रक विमा से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।